ऐसा किया है कि 10 लाख करोड़ अर्बन हाउसिंग के लिए दिया है, जिससे गांव में विकास होगा और गांव में मकान जो गरीबों के बनेंगे उससे हमारे देश की प्रगति होगी। लेकिन हम लोग को रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, जैसे कि 45 लाख पे 1% GST लगता था, तो हम लोग चाहते थे कि 65 लाख हो जाए, जिसके लिए बड़ा उम्मीद था कि ऐसा हो जाएगा। 45 लाख तो पहले 1% लगता था, अब उस GST और 45 लाख के तक के मकानों पे, तो उससे अगर ये 65 लाख कर देते तो हम लोग को बहुत छूट पड़ती। इनकम टैक्स में भी हम लोग छूट चाहते थे, जो कि अभी नहीं मिली, तो थोड़ा निराशा है। लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ सोच के किया है और लॉन्ग टर्म सोच के किया है, तो हमारा देश तो प्रगति के राह पे जा रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसका लाभ हम लोग को रियल इस्टेट में जरूर मिलेगा। बनारस और पूर्वांचल की नज़र से देखें तो क्या खास रहा बजट में पूर्वांचल में कोई ऐसा इन्होंने नहीं दिया पूरे इसमें अगर आप देखेंगे, लेकिन पूर्वांचल में हम लोग का विकास तो माननीय प्रधानमंत्री हम लोग का बहुत कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपया आज तक उन्होंने हम लोग को दे दिया है और आगे भी बहुत मिलना है। तो पूर्वांचल का विकास तो निश्चित है, उस विकास को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ सेक्टर में हम लोग को बहुत उम्मीद थी, वो अभी मिला नहीं। जैसे कि जो रियल इस्टेट में था 45 लाख की छूट बढ़ाने की बात थी, प्लस इंटरेस्ट में छूट था, वो छूटें हम लोगों को नहीं मिली। अगर वो सब छूटें मिलती तो और आवाज़ सस्ते होते और जो उपभोक्ता मध्यम श्रेणी के हैं उनको निश्चित रूप से वो लाभ मिलता। जो आज आम बजट प्रस्तुत किया गया है उसको लेकर आपका एक बनारसी और एक उत्तर प्रदेश का वासी और एक देशवासी होने के नाते उसे लेकर आपके क्या विचार हैं? सर पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस आज के बजट में जो अभी तक मैंने देखा है, चाहे जो भी मैं सुन रहा हूँ, उसमें वो ऐसी चीज़ें उन्होंने सस्ती की है सरकार ने, जिसका कि शायद एक आम आदमी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। जैसे कि आप देख लीजिए कि सस्ती चीज़ों में इन्होंने कहा कि कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम और सी फूड्स। आप बताइए बनारस में इन चीज़ों में अगर कैंसर की दवा को हटा दें तो प्लैटिनम और सोना चांदी और सी फूड्स का क्या रोल है सर? आप तो स्वयं देखिए ना कि आप कितना यहाँ पे सी फूड्स बिकता होगा, चाहे किस तरीके से होगा। और बाकी अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें की हैं जो बनारस को डेवलप करने के हिसाब से मेरे लिए तो कुछ नहीं दिख रही। जैसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? मेरी तो एक्सपेक्टेशन सर यहाँ पे मूलतः जो थी कि इंडस्ट्रीज और रोजगार, जो कि अगर इंडस्ट्री आती है रोजगार बढ़ना ही बढ़ना था, बट ऐसा कुछ नहीं मुझे लग रहा है कि नहीं इस आम बजट से इसमें कुछ होगा। वो 5 साल एक्सटेंड कर दिया उन्होंने फ्री मुफ्त योजना, जिससे आपके जो लेबर क्लास जो हमको मिल रहे थे यहाँ पे वो भी अब और चौड़े हो गए। मतलब उनका शायद वो नहीं उस तरीके से काम करेंगे जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि आप स्वयं जान रहे हैं कि मुफ्त का खाना, मुफ्त का अनाज कितना लोगों को अफेक्ट कर रहा है आम आदमी को। तो मतलब आपके हिसाब से बजट कैसा रहा? सर मेरे हिसाब से तो मैं इसको कुछ नहीं मानूंगा। बजट क्या है, एक नाम मात्र चीज़ है जो हमारे वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश कर दिया। और ये हुआ कि हाँ 0.30 जो इनका ये कार्यकाल है उसकी उपलब्धियों को गिनाने के हिसाब से किया गया, बट ऐसा कुछ है। संदीप भैया, आप आज के बजट पे क्या देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, कैसा बजट है? आज जो NDA 3 बजट जो जारी किया गया है, इसमें पिछली जो बजट जारी किया जाता था इस सरकार के द्वारा, इसमें थोड़ा सा जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या सैलरी बेस्ड जो परिवार हैं उनको थोड़ी सी राहत दी गई है। लेकिन सरकार को थोड़ा और इस पर विचार करना चाहिए था, थोड़ा इस पर और राहत देनी चाहिए थी। और जहाँ तक एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए होता है कि वो किसी तरह से बचा करके पैसा रुपया बचा करके अपने बच्चों के शादी विवाह के लिए जो सोने चांदी की व्यवस्था करता है उसको गहना बनवाने के लिए, इसमें थोड़ी सी राहत हुई है कि उन्होंने इस पर जो एक्साइज ड्यूटी है उस पर कम कर दिया है 15%। इससे थोड़ा सा राहत मिलेगा और आने वाले दिनों में ये देखिए। और जहाँ तक मैं सरकार से एक और भी अपेक्षा मेरी ये है कि 8वां वेतन आयोग भी लागू करना चाहिए कर्मचारियों के लिए, जो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो एक अगर ये हो जाता तो हम सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्या रहा, मतलब पूर्वांचल और बनारस को देखें तो क्या लगता है, क्या मतलब बजट में क्या रहा खास? मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाना ये बनारस के छोटे उद्योगों के लिए काम करेगा, लेकिन टैक्सेशन में चाहे GST हो चाहे इनकम टैक्स, उसमें इतने ज़्यादा चेंज करना, लोग उसी की तैयारी में रह जाएंगे। इतने ज़्यादा चेंज पर्टिकुलरली TDS में, फर्मों के केस में ये ठीक चेंज नहीं है। GST को लेकर लगातार उद्यमी व्यापारी कह रहे हैं कि सरल होना चाहिए, तो क्या इस बार लगता है कि सरल हो पाएगा? कुछ नहीं सरल हुआ है, GST की वही हालत है, कोई चेंज नहीं है।
क्या रहा बनारस और पूर्वांचल के नज़रिए से बजट में? देखिए, इस बजट की एक जो मिली-जुली प्रतिक्रिया ये रही है कि पूर्वांचल और बनारस के लिए कोई राहत पैकेज या कोई व्यापार उद्योग के लिए कोई एक ऐसी योजना नहीं लाई गई है जिससे इस पूर्वांचल का या इस वाराणसी शहर का विकास हो सके। जो बजट लाया गया है वो एक संतुलित बजट है जिसमें जो पुराने बजट के प्रावधान थे उसी तर्ज पे आया है और इस बजट में कुछ नए टैक्स को इंक्रीज किया गया है। इनकम टैक्स में जो एक बदलाव और लोगों की डिमांड थी कि जो परिवर्तन होना चाहिए उसमें एक मामूली सुधार हुआ है जिसका एक आम जनता और एक आम व्यापारी को कोई विशेष फ़ायदा और राहत नहीं मिल सकेगा। जी राहुल जी बताएं, बनारस और चूँकि काशी पर्यटन की नगरी है और काशी के नज़रिए से पूर्वांचल के नज़रिए से क्या खास रहा इस बजट में, क्या अपेक्षाएं थी, क्या मिला? देखिए, पूर्वांचल को विशेषकर कुछ ऐसा खास अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है, ये काशी विश्वनाथ धाम का एग्जाम्पल दे करके बिहार और उड़ीसा में भी एक टेम्पल कॉरिडोर बनेगा जिससे वहाँ के पर्यटन को बूम मिलेगा। काशी का एग्जाम्पल दे के हुआ है, लेकिन पूर्वांचल के लिए हम लोग को उम्मीद थी कि इको टूरिज़्म और आसपास के जो पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं जैसे मिर्ज़ापुर है, चुनार है, सोनभद्र है, यहाँ पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावना है। हम लोग को उम्मीद थी कि इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ इको टूरिज़्म से रिलेटेड वित्त मंत्री जी अनाउंस ज़रूर करेंगे। हालांकि इंटरनेशनल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए इवेंट बेस्ड, मीटिंग बेस्ड टूरिज़्म के लिए अनाउंसमेंट हुआ है कि उस पर फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। मुझे लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन इको टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो इस बजट में छूट गई है। मैं रविंद्र पटेल, छात्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। अभी जो फिलहाल में आज बजट जारी हुआ है उसमें छात्रों के लिए एक उच्च शिक्षा अवसर प्राप्त करने का बेहतर पहल है। इसमें कि छात्रों को 10 लाख रुपए 3% ब्याज पर एजुकेशन लोन लेकर के अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। एक अच्छी सरकार की ये पहल है और उसके साथ साथ सरकार को कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक अच्छी नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छात्र उस लोन को भरपाई करने में समर्थ रहे। संतुलित और विकासोन्मुख जरूर रहा और विशेष रूप से सरकार ने ये महसूस किया कि आज एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने और एक प्रशिक्षित सेंटर जिसमें स्किल डेवलपमेंट से जो आदमी खड़ा होगा वो निश्चित रूप से बहुत काम आएगा। उसके अलावा एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आज ये किया कि जो देश की 500 चुनिंदा कंपनियां हैं उनमें इंटर्नशिप जो है वो एक युवाओं को कराएंगे। निश्चित रूप से वहाँ से जो चीज़ उनको मिलेगी उसका व्यापक असर और उद्योग और उद्यम पे और युवा जनरेशन पे पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है, आज इन्होंने एक टूरिस्ट सेंटर के हिसाब से काशी विश्वनाथ धाम के लिए भी चर्चा की और टूरिज़्म सेंटर बनाने की बात की। एमएसएमई के लिए उन्होंने मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख करने का जो अनाउंसमेंट किया, तो मोटा 20 लाख में काफ़ी लोग कवर हो जाए। तो एमएसएमई के लिए भी किया, एग्रीकल्चर के लिए भी किया, लेकिन मिला जुला कर बहुत उत्साहित करने वाला बजट नहीं रहा। तो ये एमएसएमई सेक्टर में बजट में क्या रहा खास, क्या मिला? ये हम सभी जानते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद एमएसएमई सेक्टर ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसी के दृष्टिगत भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। बजट में जो मुख्य प्रस्ताव है उसमें स्किल अपग्रेडेशन की बात की गई है, युवाओं को स्किल्ड करने की बात की गई है। जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको स्किल अपग्रेड करने की बात की गई है। जो लोन की प्रणाली है उसको बैंक से दिलाने में कैसे बगैर किसी बंधक रखे बैंक से ऋण मिले उसमें सुधार के प्रयास का प्रस्ताव है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लोन देकर एमएसएमई की स्थापना की बात की गई है। साथ ही साथ हम सिडबी जो पूरे देश में स्मॉल स्केल बैंकिंग का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ब्रांचेज बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। कुल मिलाकर इसमें इस तरह का प्रयास है जो इंडस्ट्री स्ट्रेस में आ जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, उनके लिए उनके पुनरुद्धार के लिए भी इसमें प्रस्ताव रखा गया है।
अर्थात सरकार का पूरा फोकस है कि कैसे एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत किया जाए और इसमें रोजगार की संभावनाएं पैदा की जाए, इस पर इसमें प्रयास किया गया है। साथ ही साथ 500 टॉप कंपनी जो देश की हैं उसमें युवाओं को अधिक से अधिक इंटर्नशिप देने की बात की गई है, जो एक बहुत बड़ी सोच है और निश्चित तौर पे इससे एमएसएमई को एक नई राह मिलेगी। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम जया पांडे है। मैं इटर्नल सनशाइन की संचालिका हूँ और आज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बजट की पेशकश की गई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के थ्रू। ये पहले के इन कंपैरिजन अगर हम लोग देखें तो काफी अच्छा बजट रहा और इससे मिडिल इनकम ग्रुप वालों को काफी राहत होगी। पहले हमारे लेवल पर अगर हम लोग देखें तो जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 थी, जिसको कि 25,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। दूसरा, स्लैब रेट्स में थोड़ा सा चेंजमेंट उन्होंने किया इंटरिम बजट के इन कंपैरिजन। इस बार जो उन्होंने बजट पास किया है 5% के रेट में उन्होंने 3 से 7 लाख की रेंज करके थोड़ा सा मिडिल इनकम वालों ग्रुप को राहत जो है प्रदान की है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग बाकी सेक्टर्स में, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लाइफ टाइम डेली रूटीन में जरूरतें हैं, उनको काफी उन्होंने इन कंपैरिजन की अब मिडिल इनकम ग्रुप इजीली उसको अफोर्ड कर सकेंगे। वो चीजें सस्ती हुई हैं, जैसे मोबाइल हुआ, ड्रग्स हुआ। और एजुकेशन लेवल पर अगर हम बात करें तो उन्होंने इसकी क्वालिटी को काफी इनहैंस कर दिया है और बच्चों को काफी सहूलियत दिया है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के रिलेटेड। बच्चे अब जैसे सीए, सीएस, सीएमए का कोर्स करने जा रहे हैं तो उन्होंने हर एक ट्रेनिंग पीरियड के लिए एक स्टिपेंड जो है डिसाइड कर दिया गया, जिससे अब बच्चों को इस बारे में परेशान होना नहीं होगा कि वो अब ये पर्टिकुलर कोर्स करेंगे तो उनकी स्टिपेंड क्या बनेगी। इससे अगर हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे बच्चों की स्किल अच्छी खासी डेवलप होगी। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर ऑलरेडी हमारी जो है पहले ही बूस्ट हो चुकी थी कोविड-19 में। इस बार थोड़ा उसमें अच्छा एलोकेशन उन्होंने किया, जिसकी वजह से हेल्थ सेक्टर जो है काफी तेजी से अब हमारा ग्रोथ करेगा। अब इस बार के प्रोजेक्ट में हमने देखा कि डिफेंस में भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट, अब सबसे ज्यादा बजट का एलोकेशन उधर किया गया। इससे है कि हमारे आसपास के जो कंट्रीज हैं जिनसे हमारा ग्लोबलाइज चल रहा था, उससे और अच्छा हमारा टर्म्स बनेगा और हम लोग अपने आप को एक अच्छा एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे दूसरे कंट्रीज के इन कंपैरिजन। ये बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा इसमें मुझे एक चीज और चाहिए थी कि जो इनकी फंडिंग रिक्वायरमेंट जो ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, थोड़ा सा एजुकेशन और हेल्थ में अगर थोड़ा सा अपग्रेडेड और रहता तो कुछ ज्यादा अच्छा होता, पर उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से ये चीजें थोड़ी सी सुविधा हो गया बच्चों को कि वो लोग जो है अपने आप को जो है सिर्फ बुक बेसिस पर नहीं कंबाइन कर पाएंगे, वो लोग ट्रेनिंग के थ्रू अपने आप की अपनी क्वालिटी को प्रॉपर एनहांस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और ये इंडिया की इस बजट की एक तरीके से हम लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें कि उन्होंने हर एक सेक्टर्स को एक प्रॉपर एलोकेशन दिया है। बात करते हैं घर की, तो घर में भी इन्होंने अच्छी खासी सब्सिडीज प्रोवाइड की है। सोलर एनर्जी के आ जाने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर भी काफी सारा जो है बर्डन जो पर्टिकुलर इनकम ग्रुप वालों के ऊपर पड़ता था वो भी कम हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्सिडी ऑलरेडी सोलर एनर्जी पर प्रोवाइड कर दी गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम इस साल गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस तरह की बजट की पेशकश की। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट है उसको गवर्नमेंट ने घटा करके 5.1 से 4.9 तक किया है, जो कि काफ़ी सराहनीय है, जो अच्छा माना जाता है। और टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.5% तक किया जाने की टारगेट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। किसी भी कंट्री के लिए फिजिकल डेफिसिट कम होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, वो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी माना जाता है। सेकंड पॉइंट मैं बता दूंगा, जो गवर्नमेंट का सोलर की तरफ फोकस है वो बढ़ता जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। घर घर सोलर योजना के तहत इन्होंने अपना जो बजटेड एलोकेशन है वो 4,970 करोड़ से बढ़ा करके 10,000 करोड़ तक किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मनरेगा में भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, 60,000 करोड़ से बढ़ा करके 66,000 करोड़ तक किया है, जो कि और काफ़ी अच्छा है। 20 लाख यूथ्स को स्किल्ड वर्क बनाने का टारगेट दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना गया है इस चीज़ों को लेकर के। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम को ये प्रमोट कर रहे हैं, जैसा कि पहले भी प्रमोट कर रहे थे। न्यू टैक्स रिजीम में अगर चेंजेस जो किया है, जिसके अकॉर्डिंग 17,500 तक का टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात करूं जो इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए आज का बजट काफ़ी बुरा रहा है, क्योंकि सरकार ने बजट में
जो ट्रेडिंग करते समय टैक्सेशन होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्सेशन को बढ़ा दिया है। शॉर्ट टर्म टैक्सेशन में 20% कर दिया है 15% से, और लॉन्ग टर्म को 10% से बढ़ा के 12.5% किया गया है, जो कि काफ़ी निगेटिव है शेयर मार्केट के लिए और छोटे छोटे निवेशकों के लिए जो आजकल शेयर मार्केट की तरफ रुझान है उनका, उधर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी खराब बजट रहा है इन चीज़ों को लेकर के। ऐसे बात करें स्टेट वाइज तो बिहार और आंध्र प्रदेश को काफ़ी कुछ मिला है, जैसा कि देखी जा रहा है बजट में। यही है ओवरऑल बजट आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।